हेलो एंड वेलकम टू टुडेस लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं आपको पीछे की कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि हमने पढ़ा था m1 इंटू डेल्टा x1 इक्वल्स टू m2 इंटू डेल्टा x2, अगर आपको याद हो तो, जो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट के तौर पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, है ना। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने बताया हुआ है कि ये कहाँ से आया है। सो प्लीज़ रिवाइज करें इस क्लास को देखने से पहले, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल उठाया था, ये एक प्लांक है अगर एम मास का, और अगर नीचे स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ के लिए मान लेते हैं म्यू इक्वल्स टू 0 है, नीचे स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, मान लीजिए ए, और इस प्लांक का लेंथ अगर हमने एल माना था, हमने कहा था कि अगर ये एक सिस्टम है जो रेस्ट में है, यानी ये भी रेस्ट में खड़ा है, ये भी रेस्ट में, सब कुछ रेस्ट में है, और ये चलना स्टार्ट करता है और चलते 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 प्लांक के दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, तो बताइए कि प्लांक जो डिस्प्लेस करेगा वो लेफ्ट की ओर करेगा, ऑफ कोर्स, कितना करेगा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था जो हमने बनाया भी था कि अगर मान लीजिए प्लांक का मास m है और ये x डिस्प्लेसमेंट इधर करता है, तो जो m मास का बॉय है ये l माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करेगा, और इसका एक्सप्रेशन हमारे ख्याल से आया था ml अपॉन m प्लस m। इसको बस मैंने एक रिकॉल कराया है, मैं फिर से इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो पहले एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन अपना है कि ये अपना एक वेज है, ऑलराइट, और वेज का जो इंक्लाइन प्लेन है इसका लेंथ मान लेते हैं कि l है, ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, छोटे एम मास का। वेज का मास हम लोग बड़ा एम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, रखा हुआ है। तो और नीचे है ना स्मूथ सरफेस है, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ये स्मूथ सरफेस है, और ये पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है ना, यानी ये भी रेस्ट में है, ठीक है। अब किया क्या गया, इसको छोड़ा गया। अगर छोड़ेंगे तो ये ऑफ कोर्स नीचे आएगा, लेकिन चूंकि नीचे स्मूथ सरफेस है और ये फिक्स्ड विक्स नहीं है, इसका मतलब अगर ये नीचे आएगा तो ये लेफ्ट की ओर जाएगा। अच्छा, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचा जाए अगर, तो आपको पता चलेगा क्या कि ये जो सिस्टम है, ये एक्स में इस पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इस सिस्टम में वाई पे नेट फोर्स लग सकता है क्या, एम एम जी नीचे हम कह सकते हैं, है कि नहीं, वाई में भी कुछ फोर्स लग सकता है, हालांकि यहाँ पे भी ये बैलेंस्ड ही है, बट इस सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में अगर बात करें तो ये मूव तो एक्स में ही करेगा ना, वाई में तो करेगा नहीं। तो अगर ये छोटा वाला एम मास मान लीजिए कि स्लाइड करके नीचे आता है, तो ये जो वेज है ये तो एक्स में मूव करेगा, ये तो वाई में मूव नहीं कर रहा। तो अगर ये एक्स में मूव करेगा तो कितना करेगा, यही आपका क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, find displacement of wedge when block reaches the bottom most point here, या bottom क्या, bottom most क्या, यही when block reaches the bottom, ठीक है, यही क्वेश्चन है अपना। अब जरा लॉजिकली सोचिए, अगर ये इस पे x डायरेक्शन में, इस सिस्टम पे x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक्सटर्नल, नहीं, कुछ नहीं लग रहा है इस पे। अगर नहीं लग रहा, सोच के देखिए आप, इस पे, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है ना। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि नेट, चूँकि सिस्टम पे नेट फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में 0 लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा, एक्स में चेंज नहीं करेगा, वाई में तो चेंज करेगा। कैसे, वाई में देखिए, अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, लेट से इस वेज का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसका कहीं इसी को मिलाने वाले लाइन पे लाई करेगा, लेट से यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। लेकिन जब ये एम वाला इधर आ रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, तो सोच के देखो, ये y में तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, अगर y में डिस्प्लेसमेंट करेगा तो सेंटर ऑफ मास y में शिफ्ट करेगा, लेकिन x में नेट फोर्स लग ही नहीं रहा, x में, ना ही इस पे ना ही इस पे, ना ही इस पे x में कोई फोर्स लग रहा है, ना ही इसमें x में कोई फोर्स लग रहा है। चूंकि x में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, x में इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए x में नेट फोर्स 0 है, तो हम कहेंगे x में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, यानी जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो y में यहाँ से में भी यहाँ आ जाए, हो सकता है, लेकिन x में कहीं नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, ठीक है ना, कहीं इसी लाइन पर लाई करेगा। तो आपसे बोला गया, तो उतना बात नहीं करते हैं, आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज बताइए। तो सोचो, अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास अगर एक्स में रेस्ट में है, एक्स में मूव नहीं कर रहा, वाई में चलेगा बट एक्स में अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब हम एक्स में लगा सकते हैं ना कि m1 वन इंटू डेल्टा x1 इक्वल्स टू m2 इंटू डेल्टा x2। अब लॉजिकली सोच के देखो कि अगर ये फिक्स्ड होता
तो ये ब्लॉक m कहाँ चलता, यहाँ आता, तो कितना डिस्टेंस चलता है x में, इतना, और ये लेंथ कितना है l cos थीटा, लेकिन फिक्स तो है नहीं, यानी ये वेज इधर मूव करेगा, जो कि वही सवाल है कि वेज कितना मूव कर रहा है ना। तो अगर वेज मूव किया, मान लेते हैं कि x मूव किया, सोचिए अगर ये x मूव किया और टोटल डिस्टेंस l cos थीटा था, तो ये कितना हो गया l cos थीटा माइनस x, यानी ये जो ब्लॉक है छोटा m मास का, ये मूव करके यहाँ पहुँचेगा, यानी चलेगा कितना l cos थीटा माइनस एक्स इक्वल्स टू, और बड़ा वाला m मास का जो वेज है ये लेफ्ट की ओर चला कितना x, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एम एक्स इक्वल्स टू एम एल कॉस थीटा माइनस एम एक्स, आप इधर लाएंगे ये सम हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू एम एल कॉस थीटा अपॉन m प्लस m, ये वेज का डिस्प्लेसमेंट होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि मोमेंटम, पहले से हम जान रहे हैं कि किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, लेट से उसके पास मास m है, तो m इंटू वेलोसिटी उसका v है ना, और मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो p इक्वल्स टू m इंटू वी। मोमेंटम वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि इस पर मैंने साइन लगाया हुआ है, अंडरस्टूड है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इज along वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ये मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, along वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक है। और चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अंडरस्टूड है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर लॉ से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। मोमेंटम का थोड़ा रियल मीनिंग समझें तो आपको समझ में आएगा कि मोमेंटम इज नथिंग बट मोशन, सॉरी, मोशन contained in a किसी भी बॉडी के पास अगर मोमेंटम है, दरअसल वो उसके मोशन के बारे में बता रहा है कि नहीं, सोच के देखिए, अगर वेलोसिटी जीरो है तो फिर काम खत्म, मोशन ही नहीं है कि नहीं, वो रेस्ट में है, सिंपल सा बात है। तो मोमेंटम है मतलब वो मोशन में है, मोशन है तो वेलोसिटी है, ऑलराइट। अब ये तो था मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर पार्टिकल का मोमेंटम है, मान लीजिए p, लेट से ना, हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, p इक्वल्स टू एम वी, और हम इससे पूछें कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर हाफ एम वी स्क्वायर। हमने बताया हुआ है कि इसको आप m से गुना कर दीजिए ऊपर और m से डिवाइड कर दीजिए नीचे, तो आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो ऊपर एम वी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक पार्टिकल के लिए तो ये लिखना एकदम सही है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के बारे में बात ना करें, अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लेट से बात करते हैं सिस्टम, सीधा सिस्टम लिखते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं हम बात करते हैं अगर मोमेंटम में सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि सिस्टम के लिए क्या हो गया, तो सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है कि नहीं। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है m1 मास का, तो उसका मोमेंटम हो गया m1v1। कोई दूसरा पार्टिकल है m2 जिसका वेलोसिटी v2 है, तो m2v2। कोई तीसरा पार्टिकल है m3, उसका वेलोसिटी v3, उसका मोमेंटम हो गया m3v3, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो वो आपसे पूछे कि सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, तो आपने बोला सर सिस्टम का मोमेंटम आप कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा करते हैं ना, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस सो ऑन, जितना है सबको ऐड कर देंगे। ये कहना गलत होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और सबको हम सम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, जो भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा सबका वेक्टर सम करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि सही भी है, ठीक है। लेकिन यानी आप इसको कह सकते हैं ऐसे कि ये p1 प्लस p2 प्लस p3 है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये m1v1 प्लस m2v2 ऐसे जो है, अगर इसको मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस अब सो ऑन टू जितना भी मास है उससे, और सेम से मल्टीप्लाई करते हैं m1 प्लस m2 प्लस अब सो ऑन टू जितना भी मास है टोटल, तो आप पाएंगे कि ये ना कुछ देखा देखा सा लग रहा है एक्सप्रेशन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इस चैप्टर में m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अब सो ऑन टू अपन m1 प्लस m2 प्लस अब सो ऑन टू जो भी जितना भी मास है, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये क्या है, ये टोटल मास ले लीजिए, जो भी सिस्टम में m1 प्लस m2 प्लस m3 एप्सिलॉन तो जितना भी मास है उसका टोटल मास mt ले लेते हैं। तो आपको पता चला कि सिस्टम का जो मोमेंटम निकालना है वो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर सिस्टम का मोमेंटम ऐसे आता है तो क्या हम इसको काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं? ज़रा सोचिए तो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू पी सिस्टम का स्क्वायर अपॉन पी सिस्टम का स्क्वायर अपॉन 2 मान लीजिए टोटल मास। ऐसे करके क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या लिखना पॉसिबल है? आंसर इज नहीं, ये गलत है। ठीक है, हम इसको बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सर यहाँ पे तो ठीक है, आपने तो अभी करके दिखाया पी स्क्वायर अपॉन 2m। थोड़ा देखिए, फिजिक्स में थोड़ा लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ सोच करके देखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिस्टम का ना मोमेंटम जीरो आ जाए, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ज़रूरी तो नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? आइए बताते हैं इसको हम अगले पेज में। देखिए, मैंने बताया हुआ था पिछले क्लासेस में कि अगर मान लीजिए कि 2 kg का है, ठीक है, और ये 4 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रहा है, और ये 4 kg का है, ठीक है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड। मैं एग्जांपल ये वाला हमेशा इसलिए लेता हूँ क्योंकि ईजी है समझने में। तो अगर आप इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो आप पाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 से 2 इंटू 4, ये माइनस में जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, तो -8 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन जो भी 6 इक्वल्स टू कितना? 0 मीटर पर सेकंड। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो आया है, लेकिन क्या इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है? नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में अगर आप काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का इसके टर्म्स में लिखने लगे, हाफ इंटू टोटल मास इंटू VCOM का स्क्वायर, तब तो आप बोलेंगे कि जीरो है। लेकिन ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि इसका ये हुआ, ये सिस्टम ये हुआ, और इस सिस्टम में इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, और उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर, जो कि कितना हो गया? ये हो गया 16 जूल, और ये हो गया 8 जूल। यानी इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 24 जूल है एक्चुअली में, है कि नहीं? तो अगर आप अभी पढ़ें कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ठीक है ना, मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका आप अगर सिस्टम के बारे में बात करें, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो आप बोलेंगे कि टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, सेंटर ऑफ मास का, है कि नहीं? अगर पूरे सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि A1 A2 जो बॉडी का होगा वो सब भी जीरो होगा, कतई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उस सिमिलरली आप अगर एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास जीरो है तो यहाँ पे दो सिचुएशन निकल के आता है, या तो वेलोसिटी जीरो होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब अगर जीरो होगा तो जीरो ही रहेगा, और अगर कोई वैल्यू है उसके पास सर्टेन, तो वही वैल्यू को अटेंड करेगा। ओके, ये सब बात हम लोग वैसे भी मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम लिखना हो तो क्या करेंगे सर? ठीक है, क्या नहीं होगा वो तो आपने बता दिया, वो सिंपल है, क्लासिकल एकदम। हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअली निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है क्या? एक स्केलर क्वांटिटी ही तो है। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, जितना पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए और उसको सम कर दीजिए, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से शुरू करते हैं बात, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर मान लीजिए चेन रखा हुआ है, ऐसे। ये चेन को v वेलोसिटी दिया गया, सरफेस स्मूथ है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सब कुछ सरफेस स्मूथ है। अगर v वेलोसिटी यहाँ दिया गया है तो अब कंस्ट्रेंट से आपको समझ में आता है कि v वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी। तो सोचिए अगर इस पूरे का मास अगर मान लीजिए m है, इस पूरे चेन का मास, ध्यान इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पूरे चेन का मास अगर m है और इस वाले एंड की वेलोसिटी v नीचे है और इसका वेलोसिटी v ऊपर है, तो आपसे बोला गया है कि फाइंड मोमेंटम ऑफ
चेन। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक मास पार्टिकल ऐसा नहीं है कि एक मास पार्टिकल है सिंपली और इसका वेलोसिटी नीचे है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि एक मास पार्टिकल है इसका वेलोसिटी ऊपर है, ऐसा तो है नहीं। तो फिर करें क्या, यहाँ पर मास तो है लेकिन इस मास के हर एक टुकड़े का जो वेलोसिटी है वो अलग अलग डायरेक्शन में। इसका इधर सोचिए, ये जो यहाँ पर होगा क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो इसका टेंजेंट के लॉन्ग सोचिए, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी थोड़ी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, सबका वेलोसिटी अलग अलग है। अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो हर एक छोटा सा पॉइंट का मोमेंटम भी अलग अलग डायरेक्शन में। अब आप सोचेंगे कि सर एलिमेंट लेके काम करेंगे, ऑफ कोर्स एलिमेंट लेके काम करेंगे, लेकिन आप एलिमेंट लेके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हम यहाँ पर थोड़ा स्लो करके बताने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ना कि अगर बहुत सारा छोटा छोटा मोमेंटम है, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा मोमेंटम और सारा एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तब दिक्कत नहीं है, डीपी 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 करके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे डीपी का और मेरे को मोमेंटम पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में, एक इस 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 डायरेक्शन में, ऐसे करके अगर मोमेंटम का डायरेक्शन है, मतलब सबका अलग अलग ही है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका एक बड़ा ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना। आप कोई भी, जैसे आप काम करते हैं, एलिमेंट मानते हैं, आप एलिमेंट मानिए, ठीक है, और उस एलिमेंट मानने के बाद उसका मोमेंटम छोटा सा लिखिए डीपी जिधर आ रहा है, और फिर उस डीपी को क्या करिए, उसको एक्स और वाई में तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मोमेंटम आया डीपी कुछ ऐसे, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट लीजिए, कुछ तो एंगल बना ही रहा होगा ना थीटा, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट लीजिए डीपी एक्स, और इसका एक वाई कंपोनेंट लीजिए डीपी वाई। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचिए कि जितना भी है इसका 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 सबको अगर आप एक्स वाई में तोड़ दें तो हम एक्स वाले को एक साथ लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, और उसी तरीके से सारे वाई कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मोमेंटम का वाई कंपोनेंट मिल गया। और एक बार टोटल मोमेंटम का एक्स और वाई मिल गया तो ये लिखना कौन सा बड़ा बात है कि पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, ठीक है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर पॉज करके या बैक करके समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। इसको दोबारा बताना पॉइंटलेस है क्योंकि ऑलरेडी बता दी और एक रिकॉर्डेड लेक्चर है कि अगर देखिए सिंपल वन डायरेक्शन में अगर आपको मिल रहा है कोई वेक्टर क्वांटिटी छोटा 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 इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल बहुत सारा है, तो आप डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में। इस कलर में तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है तो आप सबको समेशन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं, स्केलर तो है नहीं। तो आप उस वेक्टर को तोड़ दिए, एक्स मिले और वाई मिले, सारे एक्स को जो एक तरफ है उसको तो जोड़ सकते हैं, और जो सारा वाई एक तरफ है उसको अलग तो जोड़ सकते हैं, और फिर उसको हम पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए कि कैसे बनाना है इसको। एलिमेंट कहाँ से माना जाए, सोचिए ज़रा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मान लें अगर हम इसकी रेडियस आर ऑफ कोर्स है, इसका रेडियस आर है, तो मानते हैं यहाँ से ना थीटा एंगल पे जाके, थीटा पे गए, थीटा एंगल पे गए और वहाँ पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिए। चूँकि इसका रेडियस आर है तो हमको पता है कि ये जो छोटा सा लेंथ है, अगर इसको आप मनी मन डी एल मान रहे हैं तो उसका लेंथ है आर डी थीटा, है कि नहीं। अच्छा, अगर ये रेडियस आर है तो इस पूरे हेमिस्फेरिकल ऊपर वाले पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, बाउल पे जो ये चेन है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आप सोचिए लेंथ हो जाएगा पाई आर, होगा कि नहीं होगा। अगर लेंथ इसका पाई आर हो गया तो क्या हम m अपॉन लेंथ से क्या हम इसका लेमडा निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम बार बार m बाय पाई आर कैरी नहीं करेंगे, हम लेमडा लिख करके ना थोड़ा सा हम ज़्यादा लिखना नहीं चाहेंगे, हम लेमडा लिख करके काम चलाएंगे, लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसका लेमडा कितना आ गया m बाय पाई आर। आप जानते हैं अगर इसका dl लेंथ आपको मालूम है तो लेमडा इंटू dl क्या हो जाएगा, dm छोटा सा यानी इस वाले टुकड़े का छोटा सा जो मास होगा वो होगा लेमडा इंटू dl यानी लेमडा इंटू आर डी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा सोचिए और ध्यान से कि इसकी वेलोसिटी किधर है, इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी किधर है यहाँ देखते हैं, ठीक है, या यही देख लीजिए इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, इधर v। अच्छा, सबकी वेलोसिटी v ही क्यों होगी, या स्पीड कह लीजिए, सबका स्पीड v क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर ये v से आगे बढ़ा तो सबको v से आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर ये कंटिन्यूअस चेन है तो, है ना। तो अगर v नीचे है तो सोचिए जरा सा, इसको थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं। अगर v ऐसे है
और ये थीटा एंगल बना रहा था। तो सोचे क्या होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अगर ये थीटा तो ये थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये थीटा। तो v का एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा और दूसरी तरफ v sin थीटा। तो v का कंपोनेंट के बजाय हम ऐसा क्या ले क्या कि इसका मोमेंटम जो है, इसका छोटा सा जो मोमेंटम होगा वो dm इंटू वी होगा, होगा नहीं होगा, जो इसका छोटा सा मोमेंटम होगा वो dm इंटू वी होगा। और dm क्या है, लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू वी, ये अपना छोटा सा मोमेंटम आया। अब इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट x इस तरफ आ गया dpx और एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ dpy। अब अगर हम इस dp का वैल्यू मेरे को आ गया है तो dpx कितना हो गया, सोच के देखो, dpx हो गया कितना, dp cos थीटा, सॉरी dp sin थीटा। यहाँ देखो ये v sin थीटा आया ना, तो इस तरफ क्या आ गया है dp sin थीटा और इस तरफ dpy कितना आया है dp cos थीटा। तो खुद ही सोचने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा है ना, तो वेलोसिटी यानी मोमेंटम का एक कंपोनेंट इस तरफ p cos थीटा आएगा। तो ये हो गया dpx क्या हो गया अपना dp sin थीटा। अब मेरे को पूरा px चाहिए, मोमेंटम इस पूरे का मोमेंटम x कंपोनेंट में चाहिए, तो हम ऐसे निकालेंगे। अब dp है क्या, dp है भाई लेमडा आर डी थीटा इंटू वी इंटू साइन थीटा। अब इसका लिमिट चढ़ाने का बात है, तो थोड़ा पहले हम लोग बाहर कर लेते हैं, लेमडा आर बाहर कर लेते हैं और वी बाहर कर लेते हैं, सब कांस्टेंट टर्म है। तो क्या बच गया अंदर साइन थीटा डी थीटा। तो ध्यान से सोचो कि थीटा कहाँ माना है तुमने, यहाँ से माना है यहाँ तक, यानी ये एलिमेंट यहाँ पर तुम रैंडम माने हो, तो स्टार्ट यहाँ से वो एलिमेंट और जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक। चेन का स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो जीरो से लेकर के तुम पाई लिमिट रख सकते हो, ठीक है ना। तो थीटा जीरो से पाई, तो लेमडा आर वी बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, जो माइनस हमको पसंद नहीं है तो लिमिट को पलट देंगे, यानी जीरो ऊपर कर देंगे और पाई नीचे कर देंगे। तो कॉस जीरो वन, वन माइनस माइनस वन टू, यानी टू लेमडा आर वी, ठीक है। ये मेरा मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट आया। और अगर हम थोड़ा सा लेमडा को तोड़ दें तो लेमडा का वैल्यू कितना आया था m बाय पाई आर, और यहाँ पे r इंटू वी, तो r से r खत्म, यानी 2mv बाय पाई, ये x में आया। तो इसको आप आई कैप लगा के लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं y पे। देखिए तो y का मोमेंटम कितना आ जाएगा dpy, यानी dp cos थीटा, जो कि अगेन लेमडा आर वी बाहर कर लेते हैं, अंदर में बच जाएगा cos थीटा डी थीटा, जो आ जाएगा जीरो से लेकर के पाई तक। cos थीटा का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं, ये क्या होता है साइन थीटा, और साइन अगर रखेंगे आप पाई माइनस जीरो, तो साइन पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, जो कि जीरो है, विच मेक्स सेंस, जो आपको समझ में आना चाहिए कि वाई में तो जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि सोच के देखो, यहाँ इसको दो टुकड़े में बांटो यहाँ से, ठीक है, सिमेट्री से दो टुकड़े में बांटो। इस तरफ देखो हर एक जिस पार्टिकल का मोमेंटम वाई में है, ठीक है, यहाँ देखो इसका मोमेंटम यहाँ से अगर ऐसे है तो इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, इसका भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वेलोसिटी है इसका वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो इसके इस तरफ सारा वाई क्या है पॉजिटिव में, और इसके इस तरफ सारा वाई क्या है नेगेटिव में। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना वाई को, तो सारा वाई का पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला इसलिए कैंसिल कर देगा। लेकिन जब तुम एक्स में इंटीग्रेशन करोगे तो सारा एक्स वाला एक्स वाला एक्स वाला एक दूसरे को क्या करेगा, जोड़ करके ये तुम्हारा आंसर दे देगा। तो इस चेन का जो इस हेमिस्फेरिकल बाउल के शेप में बॉडी है उसके ऊपर रखा गया है, क्या होगा, इसका मोमेंटम टोटल 2mv अपॉन पाई आई कैप होगा, यानी सिर्फ x में होगा, y में नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में सबको आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे तो मैकेनिक्स का 3 गोल्डन रूल है, ठीक है, तीसरा गोल्डन रूल आज बताएंगे। पहला क्या था, पहला गोल्डन रूल है F इक्वल्स टू mm, ठीक है। दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिस पे अब बात होगा, ठीक है। अगर इस तीन चीज़ पे कमांड हो जाता है, कमांड मतलब रियल कमांड है, ठीक है ना, F बराबर ma से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे ना छूटे, वर्क एनर्जी थ्योरम से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे ना छूटे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कोई क्वेश्चन आए ना छूटे आपसे, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप सेंटर ऑफ मास तक आप पे आपको कमांड हो चुका है, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ पे आपका कमांड है तो एनीवे,
तो 3 गोल्डन रूल है, हम लोग पहला कर चुके हैं, हम लोग दूसरा कर चुके हैं, हम लोग अब बात करेंगे आज तीसरे पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ऑफ फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? इस पे बात करते हैं ऑफकोर्स। रुकिए, याद करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, अगर आपको याद हो तो, कि किसी सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सिस्टम के मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। तो अगर अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, अगर उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो हम लिखेंगे कि डी पी सिस्टम अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। अब हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी मस्ट बी अ कांस्टेंट, है ना। यानी अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या है सर? कांस्टेंट मतलब ये है कि अगर उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कुछ था तो वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, है ना। तभी ना हम कहते हैं कि कांस्टेंट है। अगर कोई सिस्टम है उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो अगर कोई इवेंट हो रहा है उस सिस्टम पे, तो उस इवेंट के पहले जो मोमेंटम था और बाद में जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स उस पर लगा ही नहीं है। ऑलराइट, अब ये चीज़ें जब हमें समझ में आई ना, तो हम लोगों को कुछ कुछ फेनोमेना समझ में आया कि कैसे होता है। जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है ना। आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। रिकॉइलिंग ऑफ गन आप समझते हैं कि अगर एक गन है, वेल ठीक है, मान लीजिए एक गन है, ठीक है, ऑलराइट, मान लीजिए गन है और इसका मास कैपिटल एम है और इसमें एक बुलेट है, बस एक ही के बारे में बात करते हैं। इसका छोटा सा मास एम है। आप लॉजिकली सोच के देखिए, जब ये फायर नहीं हुआ था, ठीक है, जब ये फायर नहीं हुआ था तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? आप बोलेंगे कि मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ऐसे करके। लेकिन वेलोसिटी तो कुछ नहीं था, इसका मतलब 0 + 0, यानी इनिशियल मोमेंटम आपका था 0। लेकिन सोचिए, जब आप इसको फायर किए, ठीक है ना, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ नहीं लगा, है ना। आप ट्रिगर के बारे में सोचिए, ट्रिगर लगा करके इतना तो नहीं कर देंगे ना कि एक बुलेट को 200 मीटर पर सेकंड का रफ्तार दे देंगे, है कि नहीं? ऐसा तो उतना वक्त तो आप नहीं कर रहे। तो बेसिकली सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सोचिए क्या हो रहा है। फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ हॉल्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी है और इसका क्या वेलोसिटी, इस पर बाद में बात करते हैं। सोचिए फाइनल मोमेंटम क्या हो गया। हम बोलते हैं कि मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट सामने में दिख रहा है कि वो वी से जा रहा है, ठीक है ना, प्लस एम इंटू वी। अब आप ध्यान से सोचिए, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं किया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए। यानी जो फाइनल मोमेंटम आ रहा है एम इंटू वी जी प्लस एम इंटू वी बी, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट वी बी है, तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ रहा है? माइनस ऑफ एम वी बी बाय एम, विच मेक्स सेंस। अगर आप ध्यान से सोचिए तो आपको पता पड़ा, मान लीजिए हम पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम के बारे में नहीं जानते थे, तो हमें क्या समझ में आता था हम कि भाई हम गोली चला रहे हैं इधर, तो आखिर ये पीछे क्यों मार रहा है, रिकॉइल क्यों मार रहा है, इसको रिकॉइल कहते हैं, ये रिकॉइल क्यों मार रहा है। फिर हमें समझ में आया कि अच्छा, इनिशियली मोमेंटम 0 था, तो जब आप फायर करते हैं तो बुलेट को मोमेंटम मिलता है, बुलेट को मोमेंटम मिलता है तो इसको भी मोमेंटम मिलेगा पीछे की ओर, वो भी कॉमन सेंस से पीछे की ओर, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इधर कुछ आया है तो इधर भी कुछ आना चाहिए नेगेटिव में, तभी तो कुछ 0 करेगा, क्योंकि इनिशियली तो 0 था, तो फाइनल पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, उस वेलोसिटी ऑफ बुलेट के अपोजिट साइन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपका गन का रफ्तार है। अब जरा सोच के देखिए कि गन का मास बुलेट के मास से क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो बुलेट का मास कम होता है, रफ्तार ज़्यादा होता है, लेकिन गन का मास ज़्यादा होता है, रिकॉइल स्पीड कम होता है।
तब ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। मोमेंटम बैलेंस कर रहा है, वेलोसिटी बैलेंस नहीं कर रहा होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मास कम होता है, तो जो प्रोडक्ट है वही इसका मास और इसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये तो दो सिस्टम में बात ईजी है, समझ में आता है। लेकिन अगर सिस्टम तीन रहे तो तब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर तीन टुकड़ा रहे, चार टुकड़ा रहे, वो हम लोग वो बम फूटने वाले सवाल अभी करेंगे। अगर तीन टुकड़ा रहे, चार टुकड़ा रहे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन कर ही लेते तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन लेते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑलराइट, सिंपली तुम याद रखो कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में। अगर तुम इतना सा बात याद रखते हो तो तुमको उतना परेशानी नहीं होगा इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हम कराने वाले हैं। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या ही हो सकता है, सोचो ना, मान लो तीन टुकड़ा होगा और तीनों का अलग अलग वेलोसिटी होगा वेक्टर फॉर्म में, तो तीनों को लिख लो, उसको m इंटू वी वन प्लस m2 इंटू m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू प्लस m3 इंटू वी थ्री, और टूटने के बाद जो वेलोसिटी होगा उसको देख लो और सवाल को बना दो इक्वेट करके, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है तो ऑफकोर्स, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लो एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, टेबल हॉरिजॉन्टल ही होगा तो हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पे एक मान लो कोई बॉडी रखा हुआ है जो इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है ना। मान लो ये वाला 1 kg का है, ये वाला 0.5 kg का लेट से, और ये वाला 1.5 kg का है, ठीक है। ये रेस्ट में है, इनिशियली एकदम रेस्ट में, बहुत बढ़िया एकदम रेस्ट में। मान लो बॉम्ब जैसा है कुछ है, ठीक है, फूट गया। और जब ये फूटा तो जो 1 kg वाला टुकड़ा है ये ना किसी तरफ गया, मुझे नहीं पता, मान लो ये है, इसकी वेलोसिटी है 3i कैप, वेलोसिटी ऑफ 1 kg 3i कैप प्लस 4j कैप। और जो 0.5 kg वाला है इसका वेलोसिटी है, मान लो इसका वेलोसिटी है 0.5 kg का, ये है 2i कैप माइनस 3j कैप। तो मेरे से बोला अगर ये ना टूटने के बाद का है सिचुएशन, सवाल को अच्छे से समझ लो, हम एक ही में सब कुछ बता रहे हैं, परेशान नहीं होना है, कि अगर ये इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है ना, अगर टूटने के बाद पहला ये 1 kg वाला ब्लॉक इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, 0.5 kg वाला ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो 1.5 kg का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। यानी तुम्हारा सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ 1.5 kg आफ्टर एक्सप्लोजन ही कह लो अगर ये बॉम्ब है तो, ठीक है ना, ये कितना होगा। तो तुम सोच के देखो, इनिशियली मोमेंटम कितना था, 0, काम खत्म, ठीक है ना। फाइनली मोमेंटम कितना होगा, सोचो, फाइनल मोमेंटम m1 इंटू वी वन, m1 कितना है भाई, ऐसे लिख लो, ऐसे समझने के लिए ऐसे लिख लो। तो फाइनली 1 kg का कितना था, 3i कैप प्लस 4j कैप, 1 लिखने की जरूरत नहीं था। इसका कितना था, m2 का 0.5 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप, और m3 का मास 1.5 kg, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। कितना आ गया, 3i कैप 0.2 इंटू 0.5 यानी 1, यानी 3 और 1 कितना हो गया, 4i कैप, और 4j कैप ये कितना 4j कैप, और ये हो गया प्लस माइनस ये हो गया 3/2, राइट, हाँ 3/2 j कैप, अब प्लस 1.5 v3। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी 0 शुड बी इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3/2 j कैप प्लस 1.5 v3। ये यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 5/2 हो जाएगा, राइट। तो 4i कैप प्लस 5/2 j कैप प्लस 1.5 v3 इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ले चलो, 1.5 v3 इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 4i कैप माइनस 5/2 j कैप, यानी जो v3 आया वो आया माइनस 4/1.5 i कैप माइनस 5/3 j कैप, ये कितना हो जाएगा, यानी माइनस 8/3 i कैप माइनस 5/3 j कैप। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, आपको समझ में आएगा, आंसर एकदम सटीक है, फील कर सकते हो। देखो अगर ये वाला देखो x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, यानी ऐसे ऐसे आया है, अगर ये वाला x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ऐसे आया है,
तो सोचो इसको ऐसे आना ही पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ताकि इसका एक्स भी निगेटिव हो सके और वाई भी निगेटिव हो सके, वरना एक्स को कैंसिल कौन करेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था ना। इसका भी एक्स पॉजिटिव में और इसका भी एक्स पॉजिटिव में है, तो इसको तो इधर आना ही है और ऐसे आना है कि एक्स नेगेटिव आए। अब सोचो वाई क्या था, इसका एक वाई पॉजिटिव में और एक वाई नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसका ये वाला वाई ज़्यादा है, सॉरी ये वाला वाई ज़्यादा है और ये वाला वाई कम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा ताकि उस वाले वाई को भी कैंसिल कर सके, है कि नहीं। एनीवे तो अपना ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जो ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ठीक है ना, मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि हवा हवा में है कि सर वहाँ पे तो ग्रेविटी काम कर रहा है ना, ऐसा वैसा नहीं है, ये एकदम हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, इनिशियली रेस्ट में फूट गया। तो अब बताना है कि तीन टुकड़ा था, एक दो टुकड़े का वेलोसिटी मालूम है, तो बताइए तीसरे टुकड़े का क्या होगा। अब इसमें हम 5 टुकड़ा भी दे सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था, कैलकुलेशन लंबा होता लेकिन तुम सॉल्व कर सकते थे आराम से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम क्लास को शॉर्ट ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।